सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 एंड इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था फेडरलिज़म क्या होता है। फेडरलिज़म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर सेंट्रल और रीजनल के बीच में डिवाइडेड होती है। उसके बाद हम लोगों ने दो अलग तरीके के गवर्नमेंट देखे थे, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। उसके बाद हम लोगों ने फीचर्स ऑफ फेडरलिज़म पढ़ा था जिसमें अलग अलग टाइप के फीचर्स देखे थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बोर्ड में भी ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से बनते हैं। उसके बाद कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन था उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions, and regions? What are the power sharing arguments in our country? Let us begin with the Constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The Constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. So ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। इवन दो फेडरेशन करके जो वर्ड है वो कहीं यूज़ नहीं हुआ है, बट फिर भी जो इंडिया फॉलो करता है वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करता है। सो let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provision of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state governments. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. So, अगर हम लोग देखेंगे तो पहले तो सेंट्रल और रीजनल के बेसिस पे बांटा गया था गवर्नमेंट को। सेंट्रल जो पूरे कंट्री को गवर्न करे एंड स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करे। उसके बाद थर्ड टायर इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि पंचायती राज था। इन सब का अलग अलग जुरिडिक्शन होता है एंड ये कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पे कौन कौन से गवर्नमेंट काम करते हैं वो देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency. They are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. So हम लोग देख सकते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें वो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गए। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये पूरे नेशन के लिए थ्रू आउट द नेशन सेम रहते हैं और ये सारे नेशनल इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं एंड इनकी जो मतलब लॉ है वो यूनियन गवर्नमेंट खुद ही बनाता है। स्टेट लिस्ट contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state governments, forest, trade union, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state governments can make law on the subject mentioned in the list. So अगर state list की बात करें तो उसमें आता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है। इस लिस्ट के जो लॉ हैं वो सेंट्रल और यूनियन दोनों बना सकते हैं। इफ़ द लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेंट। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट इशू हुआ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में तो जो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, देखिए यूनियन
गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। सो मैं कभी कभी वर्ड्स अगर चेंज भी कर दूँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो जो अगर सपोज़ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में फ़ाइट हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो फिर जो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन है वही माना जाएगा। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, और subjects like computer software that came up after the constitution was made? According to our constitution, the union government has the power to legislate on the residuary subject. So कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो यूनियन लिस्ट में नहीं आते, स्टेट लिस्ट में नहीं आते, और कॉन्करेंट लिस्ट होता है जो कि दोनों जिसका लॉ बना सकता है उसमें भी नहीं आते। तो वो सारे सब्जेक्ट कहाँ आते हैं, फिर उसका डिसीजन कौन लेता है? सो according to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subject. इन सब्जेक्ट को कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट। इसका डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट ही लेता है। वी नोटेड above the most federation that are formed by holding together do not give equal power to the constituent unit. Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy special status. States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special power under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. So, ऐसा माना जाता है कि जो होल्डिंग टुगेदर होते हैं फेडरेशन, उसमें हर एक स्टेट को इक्वल पावर नहीं दी जाती है। सो किसी किसी को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कुछ स्टेट को, जैसे इंडिया में अगर देखें आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, इन सबको स्पेशल पावर मिली है इन आर्टिकल 371। अब क्यों मिली है, इसका रीज़न ये है कि इनकी हिस्ट्री जो है वो इशू वाली थी। जैसे अगर हम लोग आसाम की बात कर लें या नागालैंड की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, मिज़ोरम की बात कर लें, तो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस इनके कुछ अलग थे। These special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment in government services. Indians who are not permanent resident of the state cannot buy land or house here. Similar special provision exists for some other state of India as well. So यहाँ पे जो स्टेट को बिलोंग नहीं करते वो यहाँ पे घर या फिर लैंड नहीं खरीद सकते। These are some units of Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. These are like Chandigarh और लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें कुछ कुछ एरिया जो ऐसे होते हैं वो बहुत ही छोटे यूनिट होते हैं, है ना। सो उनको किसी स्टेट में भी नहीं मर्ज कर सकते क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस इतना है। सो उस छोटे यूनिट का क्या किया गया है, उसको यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया गया है। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट, उनको स्टेट का पावर नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरिया, और इनको रन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। The sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change its arrangement. Any change to it has to be first passed by the houses of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. So यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो पावर शेयर करती है वो कैसे शेयर करती है, उसका स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस ऐसे ही नहीं ला सकते, उसका एक प्रोसीजर होता है कि जब कभी भी आपको अमेंड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को, तब आपको पार्लियामेंट से 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से वोटिंग पास करानी होगी। हाँ, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी होगा तो फिर ये लेजिस्लेचर के पास जाएगा, और अगर हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स माने
तब जाके चेंजेस आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब बात है जुडिशियरी की। सो द जुडिशियरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबव द डिवीजन ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। द यूनियन and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. So जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें कि कैसे, अगर सपोज़ लॉ बनाना है तो इसमें जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर वो देखेगा कि लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो वो लॉ नहीं बन सकता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा तो लॉ बन सकता है। अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अगर डिस्प्यूट हुआ फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।